हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फार्मर बिल 2020 के विषय में। इससे संबंधित जो भी प्रावधान आपके एग्ज़ाम के लिए आवश्यक हैं, उन सभी पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही न्यूट्रल वे में हम करेंगे। चाहे वो पॉजिटिव हों, चाहे वो निगेटिव हों, हम बहुत ही डिटेल वे में उनको देखेंगे। सरकार और किसान के बीच में किस तरीके से गतिरोध हैं, उसके क्या कारण हैं, सरकार का क्या पक्ष है, किसानों का क्या पक्ष है, अपोजिशन का क्या पक्ष है और राज्य सरकारों का क्या मत है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर निर्णय दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पर स्टे लगाया है, वो किस वजह से लगाया है, क्या कहा है, उन सभी पर बहुत ही विस्तार में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए हमारे साथ बने रहिए और शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। और दोस्तों, हमारा ये जो वीडियो एनालिसिस का होगा वो पूरा का पूरा आधारित होगा द हिंदू के एडिटोरियल्स पर। तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों, तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ हम करंट इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बल्कि जीएस के सभी सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स और जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसको हम बहुत ही डिटेल में इस प्रकार से देखते हैं कि आपको एग्ज़ाम में 100% सफलता मिल सके। अगर आप अपना पूरा परसेंटेज एफर्ट का दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो और जानते हैं कि आखिर इस बिल के क्या क्या प्रावधान हैं। दोस्तों, अगर हम नए कृषि बिल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम कहें तो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी ने, उन्होंने सितंबर 27 को अपनी सहमति दी, जिसके बाद ये बिल लाए गए और अभी ये कानून के रूप में पास हो चुके हैं संसद से। तो ये बिल हैं कौन कौन से एक्चुअल में? ये बिल हैं द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। दूसरा है हमारा द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। ये 3 बिल हमारे लाए गए हैं, ठीक है। तो आपको एक तो इन तीनों के नाम याद रखने, क्योंकि कई बार ना जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर इन तीनों के नाम ही आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसको तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, द फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। तो ये 3 आपको नाम एक तो याद रखने हैं, ठीक। और उसके बाद में अगर हम कहें तो इन तीनों बिलों को लाने का रीज़न क्या था? एम तो था कि कृषि सेक्टर को, कृषि के क्षेत्र को लिबरलाइज किया जाए, बट हुआ इसका जस्ट उल्टा। संसद में भी इसका विरोध हुआ काफ़ी ज़्यादा, ये आप जानते ही हैं। उसके बाद में जब ये बिल पास हो गया, उस विभिन्न राज्यों ने इसका विरोध किया, फिर धीरे धीरे किसानों ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया और मोस्टली पंजाब और हरियाणा के जो किसान थे उन्होंने अपना विरोध शुरू किया। और इस तरीके से आज ये बहुत ही बड़ा विरोध बन चुका है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को भी आगे आना पड़ गया। ये विरोध किस कारण से हो रहा है, क्या प्रावधान है इस बिल को, वो सभी हम पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या क्या प्रावधान है इस बिल में जिसके कारण इसका विरोध हो रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार अगर बिल लाई है तो उसमें कुछ अच्छी बातें नहीं होंगी, पर हर एक बात को हमें पॉजिटिव निगेटिव को दोनों एंगलों से हमें देखना होगा, तभी हम एक अच्छा उत्तर डेवलप कर सकेंगे। दोस्तों, अगर हम पहला बिल अपना देखते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, तो इस बिल के द्वारा क्या है, इस बिल का जो मेन एम है, देखिए क्या है, जो ट्रेड बैरियर है उसको दूर करना। ट्रेड बैरियर को दूर करना इस बिल का सबसे मेन मोटिव है। ट्रेड बैरियर कैसे? जैसे अभी जो व्यापार होता है नॉर्मली क्या होता है, जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो क्या होता है, उनके यहाँ की जो किसान मंडियाँ होती हैं, जो एपीएमसी मार्केट होते हैं, वहाँ पे वो जाते हैं, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को वो बेचते हैं। और नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे जो ख़रीदार होते हैं वो आपस में ही सेटिंग कर लेते हैं और इतना कम रेट लगाते हैं कि किसान मजबूर हो जाता है उस कम रेट में अपनी फसल को बेचने के लिए। तो इन्हीं सब समस्याओं को दूर करते हुए सरकार ने ये प्रयास किया कि किसान इन मंडियों पर ही सीमित ना रहे, बल्कि किसान राज्य से बाहर भी और राज्य में भी दूसरी जगहों पर कहीं भी अपनी फसल को बेच सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, किसान किन्हीं कारण से, मान लीजिए मंडियाँ इतनी दूर हैं कि किसान वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहा है, यहाँ से चला वहाँ पहुँच ही नहीं पाया, तो क्या करता है, वो कहीं भी आने पौने दाम पे अपनी फसल को बेच देता है, तो इससे किसान का लॉस हो जाता है। उसके बाद इसमें इतने सारे बिचौलिए आ जाते हैं कि उससे भी किसानों को लॉस हो जाता है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार ने क्या प्रयास किया गया कि जो ट्रेड से रिलेटेड बैरियर है उसको समाप्त किया जाए,
और इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, और मतलब क्या हुआ कि जो एपीएमसी के मार्केट हैं उसके अलावा भी कहीं भी जो किसान है वो अपनी फसल को बेच सकें। ये हमारे पहले बिल का जो पहला कानून है उसका मेन एम है। ठीक है, तो ये तो देखने में तो बहुत अच्छी सारी चीज़ें लग रही हैं और इसके लिए कई प्रयास भी किए गए हैं। दूसरी तरफ क्या कहा गया है कि जो ये ट्रेड होगा उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे जिससे डायरेक्ट और ऑनलाइन ट्रेडिंग की सुविधा उपलब्ध हो सके। ठीक, तो ये ट्रेड क्या है, इससे कहीं भी हो सकेगा, कहीं भी हो सकेगा। और दूसरा इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया है वो ये है कि जो एपीएमसी मार्केट में और सरकार और एपीएमसी जो अपने सेस वगैरह लगा देती थी, फ़ी लगा देती थी, चार्ज लगा देती थी, वो ये अब नहीं लगा सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहीं से एक विवाद का विषय राज्यों के लिए हो जा रहा है कि राज्यों के लिए क्या हो जा रहा है कि जो सेस लगाते थे, बाइंग फीस लगाते थे, जो चार्जेस लगाते थे वो नहीं लगा पा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं राज्यों को राजस्व का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ से राज्यों को लेकर एक निगेटिव पॉइंट बन रहा है। ठीक, आइए बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट 2020। देखिए, इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस एक्ट का मेन एम जो है, एक तरह से कहें तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीकल्चर कैसे, देखिए कई बार क्या होता है कि किसान हमारे यहाँ, उनको उतना पता है नहीं, आप जानते हैं, फ्रैंकली कहा जाए तो हमारे किसान उतने पढ़े हुए नहीं हैं, तो वो एक ही फसल को कई बार बार बोते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, मृदा की उर्वरता, सॉइल की फर्टिलिटी समाप्त होती जाती है, फिर अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में किसान को नुकसान होता है। ठीक, तो इसके लिए सरकार और भी स्कीम लाई है, जैसे सॉयल हेल्थ कार्ड हो गया, ये सारी स्कीम सरकार लाई, उससे कुछ बेनिफिट भी मिले हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं। तो सरकार ने इस एग्रीमेंट के द्वारा क्या किया, इस एक्ट के द्वारा क्या किया है कि वो प्राइवेट पार्टीज़ और किसानों के बीच में, प्राइवेट पार्टी और किसानों के बीच में एक एग्रीमेंट प्रिपेयर करवाएगी। ठीक है, एक तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का होगा और ये एग्रीमेंट जो बनेगा वो बुआई से पहले का रहेगा, जिसमें क्या फसल होनी है, किस रेट पे होनी है, वो सारी चीज़ें उसमें बहुत ही म्यूचुअल एग्रीमेंट के हिसाब से रहेगा कि दोनों को बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहे। और साथ ही साथ किसानों को क्या सुविधाएं चाहिए, किस तरह से सप्लाई वो देंगे, क्या क्वालिटी फसल की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड्स, उसके प्राइस क्या रहेंगे, और भी कृषि से संबंधित जो भी सेवाएं हैं, जो भी सुविधाएं हैं, उस पर पूरा ये एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। और ये एग्रीमेंट स्पॉन्सर और किसानों के बीच में रहेगा। लेकिन अगर कोई थर्ड पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व हो रही है तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा इस एग्रीमेंट में, और ये एक ऑफिशियल एग्रीमेंट होगा जिससे कोई भी हट नहीं सकता। इसका एक मिनिमम टेन्योर रहेगा। मिनिमम टेन्योर क्या रहेगा, 1 क्रॉपिंग सीजन या 1 प्रोडक्शन साइकिल और लाइव स्टॉक। और मैक्सिमम लिमिट भी बनाई गई है कि बाध्यता ही ना रह जाए, मैक्सिमम लिमिट 5 ईयर्स की है। तो और साथ ही साथ जो सप्लाई ऑफ सीड्स है, फोडर हो गया, एग्रोकेमिकल हो गया, मशीनरी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए भी इस पूरे एग्रीमेंट में सारी बातें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो ये बातें क्लियर हो रही हैं कि इससे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है सरकार, जिससे प्राइवेट पार्टीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाएं। प्राइवेट पार्टीज़ आ जाएंगी तो वो बेटर टेक्नोलॉजी लाएंगी, और बेटर टेक्नोलॉजी वो ले आएंगी तो क्या होगा, कृषि में बढ़ावा मिलेगा। और किसान जो एक ही फसल को बार बार बोते हैं, प्राइवेट पार्टीज़ जो आएंगी वो पूरी स्टडी के साथ में आएंगी, मार्केट एनालिसिस के साथ में आएंगी कि मार्केट में क्या बिक रहा है, और उसी अनुसार वो अपनी फसल की बुआई करवाएंगे। तो इससे भी चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ पर भी अपोजिशन का क्या कहना है, या किसान जो विरोध कर रहे हैं किसानों का क्या कहना है कि इससे प्राइवेट पार्टीज़ जो आ रही हैं वो अपने यहाँ से तो खरीद लेंगी सस्ते दाम में, लेकिन बाहर जाके वो बड़े भारी दामों में बेचेंगी। दूसरा, इससे जो एपीएमसी की मार्केट है वो डाउन होगी, और एपीएमसी की मार्केट अगर डाउन हो रही है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि ये फिर जो प्राइवेट पार्टीज़ हैं वो क्या है, अपनी कीमतें कम दे देंगी, वो किसी भी कीमत पे दे देंगी, तो इससे किसानों का लॉस होगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सेकेंड एक्ट हो गया। थर्ड हमारा क्या हो गया, इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट 2020। इसमें सरकार ने जैसे 1955 का जो ओरिजिनल इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है उससे
कुछ जो उनकी पावर्स हैं प्रोडक्शन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड, उसमें कुछ ढिलाई बढ़ती है, मतलब उनकी कुछ पावर्स कम हुई हैं। ठीक है, इसी में से रिलेटेड एक एमएसपी आ जाएगा, एमएसपी आ जाएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी फसलें हैं जो सरकार एमएसपी में रखती है, उसके आधार पर परचेस करती है, मार्केट प्राइस कुछ भी हो उसके आधार पर। ठीक है, तो चलिए ये तीनों एक्ट के प्रावधान हो गए, लेकिन यहीं से कहानी बदल जाती है, यहीं से कहानी बदल जा रही है और धीरे धीरे इनका विरोध शुरू हो रहा है। अगर हम इसके बैकग्राउंड में जैसे जाते हैं तो आपको याद होगा 2017 में यूपी में इलेक्शन होने वाले थे उस समय, और उससे पहले चुनाव प्रचार शुरू हो गए थे। तो वहीं की बरेली की एक रैली में 2016 में फरवरी 28 2016 में प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा, उनकी इनकम को दुगना कर दिया जाएगा। ये उनका लक्ष्य है। ये इतनी आसान काम भी नहीं है, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं तब से, और उसी दिशा में लाया गया ये कदम भी है। ये तीनों किसान बिल उसी दिशा में लाए गए कदम हैं, और इनके द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो कृषि मार्केट है उसको लिबरलाइज़ किया जा सके, और जो एग्जिस्टिंग बैरियर हैं स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो सारी उनको दूर किया जा सके, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सके इसके द्वारा। तो ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मेन मोटिव क्या है सरकार का, तो आप कह सकते हैं ट्रेड बैरियर जो है उसको घटाना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ाना, ठीक, और दूसरा एक एग्रीकल्चर मार्केट को लिबरलाइज करना। ठीक है, ये तो तीन सरकार के एम हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, सरकार तो प्रयास कर रही कि वन नेशन वन मार्केट की फिलॉसफी पर चला जाए, एक राष्ट्र एक बाज़ार। ठीक है, वन नेशन एक, जैसे सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड वगैरह ले आ रही है, वैसे ही ये वन नेशन वन मार्केट की फिलॉसफी पर। और हाल के समय में एग्रीकल्चर ट्रेन भी चलाई गई हैं महाराष्ट्र से बिहार की तरफ, महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल की तरफ। उससे सरकार क्या कर रही है, देश भर के जो बाज़ार हैं उनको आपस में कृषि बाज़ारों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो सरकार तो इस दिशा में चल रही है, और लेकिन इस बिल के आने के बाद इसका विरोध भी शुरू हो गया। पहले शुरू हुआ पार्टियों की तरफ से, इवन संसद में जो एनडीए की सहयोगी शिरोमणि अकाली दल है उसने एनडीए का साथ छोड़ सरकार से बाहर हो गई, और इस तरीके से धीरे धीरे बढ़ता हुआ फार्मर्स तक भी पहुंचा। ठीक है, अब पॉलिटिकली पहुंचा, कैसे पहुंचा, उन सब विवादों में हमको नहीं पड़ना है। और हाल के समय में देखें तो चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पे धीरे धीरे कहीं ना कहीं कर्नाटक, गुजरात, किसानों का विरोध होता रहा है। ठीक है, और इसके कारण क्या है कि सरकार पर दबाव भी बहुत रहता है। तो लेकिन अगर हम इस बिल की बात करें तो जिस तरह से प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस की समस्या चल रही है, तो इस बिल को एकदम से लाया गया है, इसकी जो अर्जेंसी है इसको लाने की, उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। और ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर इतनी अर्जेंसी क्या थी कि इस बिल को एकदम से लाने की। पहले इसको अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था, फिर एकदम से इसको बिल बना दिया गया और पास भी कर दिया गया। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कृषि में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि हमारी जो कृषि है वो रेन आधारित है, बारिश आधारित है। और अगर बारिश अच्छी हुई तो कृषि अच्छी होती है, बारिश ख़राब तो कृषि ख़राब। जैसे पिछले वर्ष बारिश अगर लेट तक चल गई थी तो कृषि डैम ख़राब होती चली गई। और हालांकि ऐसी कंडीशन के लिए भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाएं बनाई गई हैं, लेकिन फिर भी अगर हम मूलभूत समस्याओं को देखें हमारे कृषि में तो वो अलग हैं, और इनको सिर्फ इस समस्याओं से दूर किया जा सके ये संभव नहीं है। ठीक है, अगर संभव है भी तो बहुत कम हद तक, और इनके अलावा हमें और भी मूलभूत ढांचागत समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। इसीलिए ये प्रयास आरोप लगने लगे सरकार पर कि ये क्या है कि ये सिर्फ प्राइवेट कंपनीज जो हैं उनको बढ़ावा देने का एक लक्ष्य है और कुछ नहीं। तो हमारा यही पॉइंट बनता है कि आखिर इस बिल से, इस एक्ट से किसको क्या लाभ हो रहा है और क्या हानि हो रही है। ठीक है, हर किसी के इसमें अपने अलग अलग मत हैं। किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों की मुख्य समस्या क्या है? किसानों की मुख्य समस्या एमएसपी पे है। उनको डर है कि एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, और एमएसपी अगर समाप्त कर दी जाएगी तो इससे क्या होगा, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो उनके ऊपर कुछ अपनी कंडीशंस थोपने लगेंगे, क्योंकि उसमें अगर इससे एपीएमसी मंडियों की भी वो शक्तियाँ समाप्त की जा रही हैं तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, और ना एमएसपी रहेगी सरकार की तरफ से। उनके जिस रेट पे सरकार खरीदती है, एमएसपी क्या होती है, एक प्री रेट होता है जिस पे सरकार
चाहे मार्केट प्राइस कुछ भी हो, बुआई से पहले निश्चित कर देती है एमएसपी का रेट, और उस पर जो भी किसान की फसल नहीं बिक पाती है सरकार उसको खरीद लेती है। तो किसानों को ये डर है कि अगर एमएसपी खत्म हो गई तो सरकार तो खरीदेगी नहीं, एपीएमसी भी नहीं रही, प्राइवेट अपने कंडीशंस लगाते रहेंगे और वो प्राइवेट प्लेयर्स की दया पर निर्भर हो जाएंगे। तो ये तो किसानों का डर है। लेकिन अगर वस्तुतः हम देखें तो एक शांता कुमार कमेटी बनी थी 2015 में, उसकी अगर हम रिपोर्ट देखें तो उसका कहना है कि देश में सिर्फ 6% किसान ही एक्चुअल में अपनी क्रॉप को एमएसपी के रेट पे बेच पाते हैं। देखिए कितना परसेंटेज कम है। और दूसरी तरफ बहुत ही लिमिटेड फसल ही हमारी एमएसपी में आती है, जैसे पैडी, वीट और कुछ सेलेक्टेड पल्स वगैरह ही। तो उस तरीके से देखा जाए तो बिल में इसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन एक डर किसानों को है और किसानों का कहना अलग अलग है, बातें हैं इस पर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर हम जाएं राज्यों की तरफ से जाएं तो राज्यों का क्या कहना है कि एपीएमसी पर उन्होंने काफ़ी खर्च किया है और साथ ही साथ जैसे पंजाब या कहें कि हरियाणा हो गया, इन तरह के राज्यों में क्या है कि एपीएमसी मंडी टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं और रख रखाव के लिए हैंडलिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। तो इससे क्या होता है, सरकार को राजस्व प्राप्ति होती है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है। और अगर पहले एक्ट को अभी आपको याद हो तो वहाँ पे सरकार को इस तरह के सेस फी वगैरह लगाने की कंडीशन नहीं रहेगी। और अगर सरकार सेस और फी नहीं लगा सकती तो राज्य सरकार को रेवेन्यू लॉस होगा, उनका ये विरोध है। दूसरा, वहीं पे कुछ स्टेट्स ऐसे भी हैं जिनका ये कहना है कि आखिर एग्रीकल्चर पे कि सेंटर अपना बिल बना ही क्यों रही है, सेंटर को इस पे बिल ही नहीं बनाना चाहिए। और राजस्थान और पंजाब जैसी सरकारों ने इसका विरोध करते हुए लीगल भी इसमें रास्ता अख्तियार किया हुआ है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आखिर पंजाब और हरियाणा के किसान ही क्यों विरोध कर रहे हैं। तो उसका ये रीज़न है कि मैक्सिमम जो फसल है 85% वीट या वगैरह की जो एमएसपी में आती हैं वो यहीं पर होती हैं। तो इस वजह से यहाँ के लोग इसका ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों में कुछ समर्थन वाले भी हैं और कुछ ऐसे राज्य भी एपीएमसी जहाँ पर उतना प्रभावी नहीं है या है ही नहीं, जैसे बिहार हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है। तो अलग अलग राज्यों का अपना एक अलग अलग सिस्टम है, जैसे बिहार, केरला, मणिपुर वगैरह में एपीएमसी का कोई रोल नहीं है। तो इस वजह से राज्यों का अपना अलग है, स्टेट अपने रेवेन्यू के लिए विरोध में हैं और किसान जो हैं, फार्मर्स जो हैं, वो अपना किस विरोध में हैं, वो अपना एमएसपी के हैं। और वहीं पे एक अलग से टर्म आ गया खालिस्तान वाला, वो एंगल हालांकि आपको यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, बट इसका पॉलिटिकल एंगल या दूसरे एंगल्स में इसको जोड़ने का प्रयास किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके से कहानी इसकी विरोध की बढ़ती रही और मेन एमएसपी में ये दिक्कत होने लगी। जब किसानों को ये एमएसपी पे दिक्कत हुई, उनका डिमांड अब ये है कि इसको एक तो यूनिवर्सल किया जाए और दूसरा, पहले तो उन्होंने कहा था कि उनको लिखित में दिया जाए कि इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। सरकार हालांकि इस पर तैयार भी हुई, बट उनका अब इसको लीगल करने का वो डिमांड है। सरकार और राज्य किसानों के बीच में बातें चल रही हैं, केंद्र सरकार किसानों के बीच में बातें चल रही हैं, बट कोई सहमति अभी तक नहीं बन पाई है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को फिर आगे आना पड़ा है। और अगर हम कहें कि जैसा अभी हमने कहा कि क्या सिर्फ इन्हीं चीज़ों से हमारे देश की जो कृषि की समस्याएं वो दूर हो सकती हैं, और सिर्फ अगर इन एक्ट को भी इवन प्रभावी बनाना है तो क्या हमारा मार्केट उतना कैपेबल है? इस एक्ट को भी प्रभावी बनाने के लिए हमारे मार्केट में भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। जैसे हमारा ऑनलाइन ट्रेडिंग सब करना है तो हमें अपने टेक्निकल एडवांटेजेस पे भी जाना होंगे, और दूसरा जो हमारे नियामक हैं उनको भी और मजबूत करना होगा जिससे रेगुलेशन प्रॉपर हो सके मार्केट में। और जो किसानों का डर है, जो किसानों का समस्याएं हैं कि उनके ऊपर अपनी अपनी कंडीशंस थोपने लगेंगे प्राइवेट सेक्टर्स के प्लेयर, तो वो भी दूर सके। तो इन्हीं सब चीज़ों पर गतिरोध चल रहा था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना कल ऑर्डर दिया और उन्होंने तीनों लॉज को होल्ड पर रख दिया, स्टे लगा दिया। और उन्होंने कहा कि जब तक उनका फर्दर ऑर्डर नहीं आता है वे तीनों के तीनों एक्ट जो हैं वो प्रभाव में नहीं रहेंगे, स्टे में रहेंगे। और इसको हेड किया था चीफ जस्टिस की बेंच ने, शरद ए बोबडे की बेंच ने इसको हेड किया और उन्होंने अपना एक 11 पेज का ऑर्डर दिया। साथ ही उन्होंने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई। इस कमेटी में कौन कौन है? भूपेंद्र सिंह मान हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी हैं, अशोक गुलाटी हैं, अनिल गनावत हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लोगों की कमेटी बनाई गई जो अलग अलग फील्ड से हैं, जिसमें
भूपेंद्र सिंह मान जो है वो नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन के हैं, उसके प्रमोद कुमार जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं। तो इस तरीके से कृषि से संबंधित और किसानों से संबंधित कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी क्या करेगी, 10 दिनों के बीच में अपने कार्य को शुरू करेगी और 2 माह के भीतर में 2 मंथ के ड्यूरेशन में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। इनके सुझाव रिकमेंडेशन को सुप्रीम कोर्ट विचार करके निर्णय देगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि उनके इस निर्णय को पॉलिटिकल वे में ना देखा जाए, ये पॉलिटिक्स नहीं है और ये उनका हक बनता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और इससे उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो उनका ये चीफ जस्टिस का ये कमेंट जो है ना सिर्फ एक थर्ड पेपर के लिए केस में, बल्कि जो न्यायपालिका की जो सक्रियता है उसमें पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन बना देता है, क्योंकि यहाँ पर न्यायपालिका और विधायिका और जिस तरह से किसानों के बीच में गतिरोध चल रहा था उसमें न्यायपालिका ने जिस तरह से सक्रियता दिखाई वो अपने आप में भी एक प्रश्न बना रहा है। काफ़ी लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं, वो अलग अलग चीज़ें अलग अलग आर्टिकल्स आते रहते हैं, तो यहाँ से भी एक प्रश्न बन जाता है। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सभी लोग इस पे सामने आएँ और खुले मन से चर्चा करें और अपनी अपनी बातों को रखें, चाहे वो किसान हो चाहे सरकार हो, अपने अपने पक्ष रखें। और कोर्ट ने कहा है कि जब तक उनका निर्णय नहीं आ जाता है तक एमएसपी उसी प्रकार चलती रहेगी जिस तरह से चल रही है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को पसंद किया होगा और हर एक तथ्य को नोट किया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टाइम पे हम फिर कुछ और टॉपिक्स पे आएंगे। साथ ही आप प्ले लिस्ट से जनरल स्टडीज़ के सभी सब्जेक्ट्स को कवर कर सकते हैं, करंट अफेयर्स को कवर कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम को कर सकते हैं। थैंक यू।